बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम की जो तकरीबन तमाम एस्पायरेंट्स को तैयारी के दौरान पेश आता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम और इसके हम सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। ये लेक्चर आप सबके लिए बहुत अहम है क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसको फेस करके बहुत सारे पोटेंशियल एस्पायरेंट्स हिम्मत हार जाते हैं और उनको सीएसएस या पीएमएस का एग्ज़ाम टफ लगता है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, इस प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं, इसके बारे में जो अबहाम है उसके ऊपर बात करेंगे और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ आएँगे। तो बात ये है कि जो सीएसएस पीएमएस का एग्ज़ाम है, ये कोई इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है एज़ कम्पेयर टू जिस तरह के आपके डिग्री एग्ज़ाम्स हैं, जिस तरह आप एमएससी करते हैं, मास्टर करते हैं, बैचलर करते हैं, उसी तरह का एक एग्ज़ाम है, थोड़े से फ़र्क के साथ। यानी एक तो इसकी नेचर कम्पैरेटिव होती है, मुख्तलिफ एस्पायरेंट्स अपीयर हो रहे होते हैं, उनमें से 200 या 300 सिलेक्ट होना होता है जिन्होंने। तो अ, अनलाइक डिग्री एग्ज़ामिनेशन, फिर इसमें दूसरा फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको इम्प्रोवाइज़ तरीके से लिखना होता है। आप सेल्फ राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बाद जो आपने खुद अपने एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स को देना होता है। क्रैमिंग इसमें जो है उसका रोल बहुत कम होता है और इसमें आप डाटा के ऊपर जो अपनी ओपिनियन बनाते हैं, उसी ओपिनियन को आप अपनी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक किस्म का सेल्फ राइटिंग ज़्यादा होती है इन एग्ज़ाम में, सीएसएस और पीएमएस के एग्ज़ाम में। लेकिन जो चीज़ इस एग्ज़ाम को मुश्किल बनाती है वो है एक ख़ास एस्पेक्ट कि इन एग्ज़ाम के लिए कोई एक बुक नहीं होती एक सब्जेक्ट की। जैसे आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपने कौन-सी किताबें पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं। सीएसएस या पीएमएस के लिए अगर आप मार्केट में जाएँगे, बहुत सारी बुक्स मिल जाएँगी, नोट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। अ, नेट पे अगर एक टॉपिक आप डिस्कस करते हैं, लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आप सर्च करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कंटेंट ओपन हो जाएगा। फिर गूगल पे, यूट्यूब पे अगर आप पीडीएफ में सर्च करेंगे गूगल में जाके तो फिर अदर कंटेंट आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक को अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते रहें, पढ़ते रहें, तो आपका उसमें मेरे ख़्याल में कई हफ़्ते लग जाएँगे, एक टॉपिक को तैयार करते हुए। तो टू मच टेक्स्ट इज़ अवेलेबल, टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल और अगर आप इस तरह के हैं, अगर आप में इतनी अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप ये सोचते हैं कि मैंने हर टॉपिक को इसी तरह तैयार करना है, तो फिर आपके लिए ये मुश्किल होता जाएगा टास्क और उससे ये होगा कि ये कन्फ्यूजन पैदा होगी, आप कन्फ्यूज़्ड हो जाएँगे, एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाएँगे और बावजूद इंटेलिजेंस के आप इसमें मुश्किल का सामना करने पे मजबूर होंगे। तो टू मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और जस्ट लाइक बफे डिनर ये बदहज़मी करती है, जैसा कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लें। इसी तरह इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फ्लड आप जब रिसीव करते हैं, तो दैट इज़ नॉट ए हेल्दी थिंग फॉर योर माइंड। उसमें आपने अ, ये तो है कन्फ्यूजन और ये एक ऐसी कन्फ्यूजन है जो कि आप में से तकरीबन तमाम ही फेस करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उस पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और यही सबसे बड़ी वजह है, इसी वजह से ही आपको ये एग्ज़ाम ज़्यादा टफ लगते हैं एज़ कम्पेयर टू योर ऑर्डिनरी एग्ज़ामिनेशन। और ये भी मैं बात बता दूँ कि ये एक नेचुरल टेंशन है, नेचुरल कन्फ्यूजन है, हर एस्पायरेंट को होती है, बहुत कम एस्पायरेंट ऐसे हैं जो ये कहते हों कि मुझे इस प्रॉब्लम से वास्ता नहीं पड़ता। लिहाज़ा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये हर किसी के साथ ये मामला होता है। तो इसके हम हल की तरफ जाते हैं कि इसमें क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे आप इसको हल कर सकते हैं। हाउ टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन बिकॉज़ ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज़ ऑफ फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टू मच इन्फॉर्मेशन, इसको कैसे अवॉइड किया जाए? देखिए, इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि नॉलेज की या इन्फॉर्मेशन की या टॉपिक जब तैयार करते हैं, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं, हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल।
हॉरिजॉन्टल ये है कि अगर आपके पाकिस्तान अफेयर के 28 आउटलाइन है, फॉर एग्जांपल 28 सब आउटलाइंस हैं, 28 टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं, तो आप हर टॉपिक को हॉरिजॉन्टली तैयार करें, यानी हर टॉपिक आपका उसमें कवर हो, यानी उसको उसकी जो है किसी हद तक उन तमाम टॉपिक्स को टच करके थोड़ा बहुत आपको आइडिया उन तमाम का होना चाहिए। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कवरेज। वर्टिकल कवरेज ये है कि आप एक टॉपिक के अंदर घुसें और उस टॉपिक के अंदर सर्च करें और उस टॉपिक के तमाम एस्पेक्ट को तैयार करें। अब ये जो वर्टिकल कवरेज है ये टफ है क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी एक टॉपिक की, कोई भी टॉपिक ले लें, उसकी आपने कितना गहराई में जाना है, कितना उसको स्टडी करना है, कितना इन डेप्थ स्टडी करना है, यही वो कन्फ्यूजन है जो पैदा होती है पेरेंट्स में, और उनको पता नहीं होता कि उन्हें स्टॉप कहाँ पे करना है, उन्हें कहाँ पे रुक जाना है, किससे आगे नहीं जाना। तो ये जो वर्टिकल डेप्थ है, ये आपकी एक टॉपिक के ऊपर आपको इतना एक पता होना चाहिए कि उसका जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं वो कम्प्रिहेंसिवली तैयार हों, आपके पास डेटा हो और उसके ऊपर आपकी ओपिनियन हो। तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए इनफ होगा। इस तरीके से आप एक ज़हनी तौर पे ऑर्गेनाइज़्ड रहेंगे और कन्फ्यूजन से भी बचे रहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कवरेज के साथ-साथ थोड़ी बहुत आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। याद रखिएगा, आपने एक टॉपिक के ऊपर मुकम्मल कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखना होता। आपने उस टॉपिक के ऊपर महीनों भी नहीं लगाने होते। आपने उस टॉपिक को रीज़नेबली इतना तैयार करना है कि आपकी जो बात है वो डाटा के ऊपर बेस करे, आपकी ओपिनियन हो और आप उसके ऊपर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, या अगर उस पे ऐसे आता है तो वो भी आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो सकें। ये हैं कुछ टिप्स जिनको आपने ज़हन में रखना है। सबसे पहली बात ये है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को उसके नोट्स बनाएँ और उस उन नोट्स उन उन इन्फॉर्मेशन को, उस डेटा को एक सीक्वेंस में रखें, लॉजिकल फ्लो में रखें, ऑर्गनाइज़्ड रखें ताकि आपको याद भी रहे। नोट्स हमें इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास एक सब्जेक्ट के लिए कोई एक किताब नहीं है। हमें मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ कंसल्ट करना पड़ते हैं, मुख्तलिफ़ हमारे पास सोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो हमने अपना एक कंपाइल नोट्स खुद ही करना होते हैं और उन्हीं से तैयारी करना होती है। नोट्स का दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि आप उसमें उन अपने आर्गुमेंट्स को, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं अपने माइंड के हिसाब से कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कहाँ पे आपने उसको एंड किया और क्या सीक्वेंस रखा। तो आप जितना ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी में रहेगा। आपको अगर मैं कहूँ कि 1 से 100 तक गिनती करें तो आपको गिनती इसलिए भी याद है क्योंकि सीक्वेंस में तमाम वो जो डिजिट्स हैं वो इसलिए मौजूद हैं। बल्कि गिनती करने के लिए कहूँ तो आप हज़ारों लाखों तक गिनती जो है वो की जा सकती है। क्यों क्यों हमें वो याद रहती है? क्योंकि वो सीक्वेंस में है। जितना आप अपनी चीज़ों को अरेंज रखते हैं, सीक्वेंस में रखते हैं, उतना वो आपको याद रहती है। दूसरी बात ये बहुत अच्छी टिप है, याद रखें कि द आर्ट ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस लाइज़ इन नोइंग व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। कि हर वो चीज़ जो आपके सामने आ जाए उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको पढ़ना है, और इससे भी कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी है जानना आपके लिए कि क्या नहीं पढ़ना। तो चीज़ों को इग्नोर करना भी सीखना चाहिए। अगर आपके सामने जो मटेरियल आता है, अगर आप उसको पढ़ने पे टाइम लगाएँगे, तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएँगे। आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, सीएसएस, पीएमएस एस्पायरेंट के लिए सबसे कीमती चीज़ उसका टाइम होता है। तो हर वो चीज़ जो आपके सामने ओपन हो जाती है, हर वो लिंक जो आपके सामने ओपन हो जाता है, वो आपके लिए स्टडी करना ज़रूरी नहीं है। आपने रेलेवेंस के ऊपर जाना है, जो चीज़ रेलेवेंट अभी पढ़नी है, और रेलेवेंस डिफाइन करते हैं आपके पास्ट पेपर्स। इफ यू गो बाय द फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ए सिंगल टॉपिक विल टेक मंथ्स। जैसा कि मैंने मिसाल दी है, अब आप अभी आज़मा लें, एक्सपेरिमेंट कर लें। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आप लिखें गूगल में, कितने लिंक्स खुलेंगे, सबको पढ़ते-पढ़ते आप उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल पढ़े हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, वो आप पढ़ते-पढ़ते जो है अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। इसी तरह बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं अखबार पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और सारा टाइम उधर ही उनका हो जाता है, उसी में यूटिलाइज़ हो जाता है। तो यू हैव टू लर्न कि आपने एक रीज़नेबल साइज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, डेटा या कंटेंट आ जाए, तो उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगानी है और मूव करना है अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, एक दफ़ा अगर आप हॉरिज़ॉन्टली तमाम टॉपिक्स पूरे कर लेते हैं, फिर आप उन टॉपिक्स की मज़ीद इन डेप्थ स्टडी भी कर सकते हैं। एक दफ़ा आप हॉरिज़ॉन्टल सिलेबस को कवर करें, फिर उसके बाद उनकी डेप्थ में भी जाएँ। यानी रीज़नेबल डेप्थ के साथ टॉपिक पहले कवर करेंगे, फिर आप एक दफ़ा जब सारा आपका सिलेबस मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप रिवीजन में थोड़ा मज़ीद उसको इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। यानी इस तरीके से आपने
अपनी स्टडी को जो है डीप और परफेक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन गाइड आपके लिए पास्ट पेपर्स हैं, जो आपको डिफाइन करेंगे कि आपको कितना पढ़ना है, कौन से एस्पेक्ट पढ़ने हैं। लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें ज़रूर देखेंगे पिछले पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस एस्पेक्ट से एग्जामिनर पूछता है। और इससे आपको आइडिया होगा कि अब जब आप कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हो, कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो, उसमें ज़रूर देखें कि पेपर सेटर इसको कैसे देखेगा, इस कंटेंट से अगर वो क्वेश्चन बनाना चाहे तो क्या बनाएगा। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो अफगानिस्तान के करंट अफेयर्स के बारे में कि क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन अफगानिस्तान, तो आजकल ये चल रहा है कि वहाँ पे दोबारा तालिबान, खबरें आ रही हैं कि दोबारा तालिबान टेक ओवर करते जा रहे हैं मुख्तलिफ सूबा, मुख्तलिफ इलाका जात, और अफ़गान आर्मी सरेंडर करती जा रही है। तो इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या होगा, इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे पाकिस्तान के लिए, ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। 2022 में ये टॉपिक आ सकता है इस हवाले से कि जो सिचुएशन अफ़गानिस्तान में डेवलप हो रही है, उसके हवाले से पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या पॉलिसी ऑप्शन मौजूद हैं, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर क्या असर मुरतब होंगे, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और उसका जो फॉल आउट आ सकता है वो किस तरह किस शेप में आ सकता है। तो जो कुछ आप स्टडी करें उसको पेपर सेटर की नज़र से ज़रूर देखें कि अगर आपने पेपर बनाना हो तो आप इसमें से कैसे पेपर बनाएंगे। एनालाइज और आपका जो एनालिसिस है और जो आपकी ओपिनियन है वो डेटा के ऊपर बेस करनी चाहिए, रेलेवेंट डेटा के ऊपर बेस करनी चाहिए। इसमें ये चीज़ याद रखें कि जो भी डेटा आप स्टडी करते हैं उसको देखें कि उस डेटा से आपकी ओपिनियन क्या बन रही है, फिर ओपिनियन बनाएं। यानी वो डेटा जो आपकी कोई ओपिनियन कायम नहीं करता, वो मेरे ख्याल में आपके लिए फ़ायदे की बात नहीं है। आपके लिए वही डेटा अहम है जिससे आपकी कोई ना कोई ओपिनियन बन रही हो, जिससे आपका कोई ना कोई एनालिसिस का पॉइंट बन रहा हो। तो हमेशा डेटे को इस नज़र से देखें कि उसके साथ ओपिनियन क्या बन रही है, और अपनी ओपिनियन को हमेशा डेटा की लाइट में देखें कि क्या मेरे पास इस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए कोई डेटा है। जब आप इस नज़रिया से स्टडी करेंगे तो आपकी हर ओपिनियन, हर आपका आर्गूमेंट दैट विल बी नेचुरली सपोर्टेड बाय डेटा, रेलेवेंट डेटा, और उससे ये होगा कि आपकी जो बात करेंगे उसके साथ डेटा होगा। और साथ-साथ आप क्रिटिकल थिंकिंग और राइटिंग स्किल्स पे ज़ोर दें, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल। जितना आप खुद लिखेंगे, पैराग्राफ राइटिंग करें हर रोज़, कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ ज़रूर लिखें ताकि आप लिखने से जो है वो आपका ताल्लुक बरकरार रहे। क्योंकि अल्टीमेटली इस चीज़ ने आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में सपोर्ट करना है, वो है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप किस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, किस तरह मौके की मुनासिबत से जो क्वेश्चन आया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अनसीन आएँगे, डिफरेंट तरीके से पूछे जाएँगे, और उसके ऊपर जो आपका नेचुरली लिखने का स्टाइल है, जो सेल्फ राइटिंग स्किल्स हैं, वो ही आपके काम आएँगी। अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।